हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज से जो हमारा सीरीज चलने वाला है, उसमें आज से हम लोग बेसिकली जो करने वाले हैं वो क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लें। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं टू द पॉइंट जो क्लास है उस पर। तो जो आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका आरआरबी एनटीपीसी का, तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका कब से होने वाला है, तो आपको पता है कि यह जून महीने में 5 जून से आपका होने वाला है। तो 5 जून से होने वाला जो एग्ज़ाम है आपका 5/6/2025 से, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो पहले हुए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर सवालों को करना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपका सवाल में हूबहू सवाल ऐसे सवाल देखने को मिलें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो आपका 2016 में आपका हुआ था सीबीटी 1 एग्ज़ाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, और उसके बाद 2017 में इसी का आपका हुआ था सीबीटी 2 एग्ज़ाम, और उसी प्रकार आपका 2021 में एनटीपीसी का हुआ है आपका सीबीटी 1, और 2022 में हुआ है सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो आपका हुआ है इसका, तो ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल को हमें करना जरूरी है। तो अगर हम लोग इतने सवालों को कर लेते हैं तो हमारा एग्जाम में जुटने का चांस लगभग पूरा है, खास करके जीके पोर्शन का या बाकी कोई पोर्शन का। तो हम लोग मूलतः इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं जीके के सवाल। तो ये सवाल हमारे पास दो तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है आपके पास सेट वाइज, और एक ऑप्शन आपके पास क्या है, तो दूसरा ऑप्शन आपका जो बेहतर वाला होता है वो आपका है टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज सवाल अगर आप कीजिएगा तो आपका याद करने का क्षमता बढ़ता है, क्योंकि आप मेमोराइज कर पाते हैं मिलते जुलते सवालों को। तो इसी टॉपिक वाइज सीरीज का आज हमारा पहला वीडियो है, और इसमें मूल रूप से हम लोग करने वाले हैं क्या, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक से आज सवाल प्रोवाइड किए जाएंगे ये भी आपको बताएं। तो सवालों की संख्या होगी 100। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ख़त्म कर सकें, और ये सवाल कहाँ कहाँ से होंगे इसको बताते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस के लगभग हमें करने होंगे 1000 सवाल। अच्छा, एक बात और, ये कितने सवाल करने होंगे इस पर भी एक बात, कि जितने सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आए हैं दोहराव वाले सवालों को छोड़कर सभी सवाल हमें करने हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स, और दूसरा है भारतीय संविधान के स्रोत, तीसरा है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और चौथा है अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। तो इतने सारे टॉपिक से टोटल सवाल जो हम लोग करने वाले हैं वो सवालों की संख्या है 100, और सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना में तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे जितने किस्म के आपके सवाल हैं जीके बेस्ड, जितने एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी सवालों को 5 जून से पहले प्रोवाइड करने का प्रयास करना है। तो जैसे आज हमारा तारीख जो है आज कितना, तो 14 मई आपका है। तो 14 मई हम लोग के पास लगभग में 20 दिनों का समय है। तो इन 20 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा सवाल आपको दे पाएँ रिकॉर्डेड वीडियोज़ के माध्यम से। तो इंट्रो के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास का यह पहला सवाल, और इसी तरह हम लोग करने वाले हैं 100 प्रश्न। तो पहला सवाल आपके सामने क्या है वो जरा देखें। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका 1919 में जो एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस एक्ट के अनुसार एक विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा और एक राज्य विधानसभा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का 2 स्तर हुआ करता था। तो केंद्रीय विधानसभा में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीति की स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अच्छा, याद रहे हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सवाल आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए संवैधानिक विकास का शुरू से हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, यह आपका प्रैक्टिस है। दूसरा सवाल आपके सामने, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे, 348, 448, 444, 395। तो इसका जो सही जवाब जो आपका है वो क्या है, तो 395। और अभी भी मूलतः कितने हैं अनुच्छेद, तो 395 हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत किया गया। इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395
1995 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग में विभाजित किया गया था, और वर्तमान में 12 अनुसूची और 25 भाग वर्तमान में देखने को मिलता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, वो भी अस्थायी, और अस्थायी पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। अगला सवाल, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, इसके सदस्य नहीं थे, ये पूछा गया है। तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 में कौन नहीं ये बताना है। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन वी ठक्कर। तो देखिए इसमें से बाकी 3 नाम तो आपको मिलते जुलते हैं सिवाय एक नाम के। तो ए वी ठक्कर इसके सदस्य नहीं थे। इसमें देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहला और अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर, फिर टीटी कृष्णाचारी, डीपी खेतान के मृत्यु के बाद। अतः स्पष्ट है कि ए वी ठक्कर इसके सदस्य नहीं थे। अगला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चल के प्रस्तावना बना, इसे पेश करने का डेट आपसे पूछा गया है। 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1949, 13 दिसंबर 1947। तो सही जवाब तो 13 दिसंबर है ही। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो संविधान सभा का गठन आपका 9 दिसंबर को हुआ, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, और 13 दिसंबर को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही शुरू हुई। अगला सवाल, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? 5, 4, 2 या 3? तो कितने साल विचार विमर्श किया गया? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 3 साल। अच्छा 3 साल क्यों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को लगभग में इक्वलाइज करके 3 साल यहाँ माना गया है। अच्छा, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन वाला डेट आपको याद रखने का प्रयास करना है। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री का नाम आपसे पूछा गया है। बलदेव सिंह, बीवी गिरी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो देख लें। तो सही जवाब हो जाएगा विदेश मंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों से। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, वीवी गिरी तीसरे राष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति, चौथे राष्ट्रपति, और एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। सवाल है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तारीख को मसौदा समिति का गठन किया? तो ऊपर ही आपके आ चुका है, इसीलिए इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया, प्रारूप समिति का। अच्छा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितने सदस्य? तो सदस्यों की संख्या 7। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था कि संविधान सभा होना चाहिए संविधान बनाने के लिए? वह विचार बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, बी एन रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्या? तो एम एन रॉय। और डॉक्टर बी एन राव जो है ये संविधान के सलाहकार माने जाते हैं। ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और ये संविधान सभा के अध्यक्ष। तो अलग अलग बात, अलग अलग व्यक्ति के नाम। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह, दुर्गाबाई देशमुख, एच सी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। तो उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो उपाध्यक्ष कौन? तो एच सी मुखर्जी, और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। अगला सवाल, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस। तो उसे क्या कहा जाता था पहले? तो स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, और स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ताकि यह जो 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन है यह भी याद रखा जा सके एक खास दिन के रूप में। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब आप लोग सबको को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया गया वो सबसे पहले दिया गया मार्ले मिंटो सुधार में, और जो 1909 में आया था। यह जानबूझकर बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए ही यह चीज लाया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद। तो सही जवाब हो जाएगा इसका केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर डी। तो यह 1973 में हुआ था और 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह बात बताया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकता है लेकिन मूल ढांचे में बदलाव किए बिना। उदाहरण के लिए जो 368 अनुच्छेद के तहत जो संशोधन होता है उसमें संविधान सबसे टॉप में है, यह बात को नहीं मिटा सकता है कोई। शक्ति का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में है, यह बात को नहीं बदल सकता है कोई। राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला बदलाव भी कोई नहीं कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, इसे ही मूल ढांचे का निर्माण कहा जाता है। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946, 8 मार्च 1945, 26 जनवरी 1948, 7 दिसंबर 1947। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्य जो कि 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासत से और 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी कमिश्नर क्षेत्र से। पहली बैठक 9 दिसंबर को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947 की 26 नवंबर 1946। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा, लगभग 64 लाख खर्च हुआ, 114 दिन तक बहस हुआ, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची के रूप में इसे अपनाया गया और 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए, बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में संविधान के अनुसार चलने वाला एक देश बन गया। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ का अध्ययन करने वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? यानी यह अधिनियम जो आया था यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के अध्ययन करने वाली समिति की रिपोर्ट में कौन सा बना था? भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1793, विनियम अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखते हैं कौन सा एक्ट था। तो सही जवाब हो जाएगा विनियम अधिनियम 1773। यह भारत में संवैधानिक एक्ट में पहला एक्ट है जो लाया गया था किसके काल में? तो आपका वारेन हेस्टिंग के काल में लाया गया था। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो इसमें कोई दोहराया नहीं कि यह भारत का है, इसमें समय वेस्ट नहीं करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए, यानी भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान को लिया गया है, तो इस बात का आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भीमराव अंबेडकर। तो यह बात किसके द्वारा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही, कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। और भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अध्यक्ष थे। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह वही दिन है 26 नवंबर का, क्योंकि 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर ये तो नहीं है। 26 नवंबर 1949 वाले दिन को याद रखने के लिए मनाया जाता है संविधान दिवस। इसकी शुरुआत 2015 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अपनाया भी गया, इसे अपनाया गया उस दिन और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है आपका भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षाएं, धर्मनिरपेक्षता। इसमें तो आपका कोई दोहराया नहीं है कि भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ आपका इसे थोड़ा छोटा कर दें तो शायद थोड़ा सा आपको लिए अच्छा होगा। हाँ चलिए, अब आपको दिख रहा होगा ये सवाल जो आपका कहता है, यहाँ क्या कहता है थोड़ा देख लें। सवाल यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए अभिकथन, यानी एक कथन है ए और रीजन है आर, तो बताना है कौन सही क्या गलत। तो देखिए, कथन ए जो है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ तो दोनों आपका सही है और उचित व्याख्या भी आपका कर रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट,
संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो वही गलत है। देखिए, पहला आपका सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन 26 जनवरी इसी दिन को क्यों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, वह कारण ये तो नहीं है। कारण आपका क्या है, कारण 1930 को जो स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया गया था उसके वजह से, इसलिए बात दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही उचित व्याख्या नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने। सवाल कहता है कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का डेट 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की 3 रंग है, ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद, नीचे गहरे रंग की पट्टी, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसमें 24 तिल्ली बीच में आपको गहरे नीले रंग का मिलेगा। इसे अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को, हर हाल में आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, अच्छा, अब राष्ट्रीय प्रतीक का है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक चिन्ह है उसे कब अपनाया गया, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1925 या 20 अगस्त 1950। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 26 जनवरी 1950 को प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया। और प्रतीक चिन्ह क्या है ये तो आपको पता है, इसके नीचे जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसके नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है कि एक उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद उससे लिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। भारत एक गणतंत्र है, इसमें गणतंत्र का क्या मतलब है। शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह दिन जब भारत आजाद हुआ। तो गणतंत्र है इसका मतलब यह है कि राज्य का जो प्रमुख है उसे लोगों द्वारा चुना जाता है। तो 25 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य का हेड लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा, ऐसा नहीं कि मैदान में होकर चुनेंगे, इसीलिए यहाँ परोक्ष लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, वैसा ही कारण वाला सवाल है तो इसे भी थोड़ा हम लोग छोटा कर ले तो थोड़ा जवाब में आसानी पड़ेगा। अच्छा, यहां भी आपका एक कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारण है कि भारत का अपना संविधान है। तो अब देखिए, अब भारत एक लोकतांत्रिक है, ये भी सही है, भारत का अपना संविधान है, ये भी सही है। तो संविधान है इसलिए लोकतांत्रिक है क्या, तो ये बात तो नहीं लग रहा है। तो दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं लग रहा है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो इसका जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त है। अपना लिखित संविधान है। तो ए और आर दोनों तो सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है। तो अब हम लोग आ गए हैं संविधान के स्रोत के ऊपर। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है कहां से, ये आपको बताना है। तो देखिए, हमारे संविधान में जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, वो राज्य के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। राज्य चाहे तो इस पर कानून बनाए, राज्य चाहे तो इसे लागू करे। तो यह लिया गया है कहां से, तो आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। तो अलग अलग संविधान से अलग अलग चीजें ली गई हैं। तो डीपीएसपी जो है यानी नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और इसमें भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो इसका सही जवाब फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में आपका हो जाएगा फ्रांस। तो आपको पता होगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, तो पूरे दुनिया को फ्रांसीसी क्रांति ने दिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, ब्रिटेन से संसद प्रणाली, विधि का शासन। तो अलग अलग संविधान के अलग अलग स्रोत। भारतीय संविधान को कुल 10 देशों से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का स्रोत कितना है, तो स्रोत आपका 10 है। कभी ये सवाल भी पूछ सकता है, ये आपका 11 क्लास का एनसीईआरटी फैक्ट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। तो सवाल इसमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। डेनमार्क संविधान, फ्रांस, आयरलैंड की, यूएसए। तो कहां से कुछ नहीं लिया गया है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा डेनमार्क। क्यों, क्योंकि यहां देखिए, फ्रांस से लिया गया है बंधुता, आयरलैंड से डीपीएसपी, यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट। तो सभी संविधान से कुछ ना कुछ तीनों से लिए गए हैं सिवाय आपके डेनमार्क के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। सवाल कहता है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव। तो भारत में जो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें 238 का आपका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें कुछ आपका नॉमिनेटेड भी है।
तो बात यह है कि इसमें आपका किस देश से इसका चुनाव प्रणाली को अपनाया गया, जर्मनी, अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका, यूएसए या फिर इंग्लैंड। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव को अपनाया गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात कहां से, वो भी देख ले, दक्षिण अफ्रीका से इसका चुनने का प्रक्रिया रखा गया है कि कैसे चुना जाएगा। इसका चुनाव कौन करते हैं, तो इसका राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है, इसका चुनाव विधायक के वोट से होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? संविधान संशोधन, संघीय प्रणाली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन की एकल नागरिकता। तो देखिए, आपातकाल जब लगता है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत, तो आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उस दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन की बात जो है वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से? हालांकि यह सवाल अपने आप में थोड़ा सा गड़बड़ है, भारत का रहना चाहिए। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी चलिए सवाल को सही मानते हुए भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहां से है? यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएसएसआर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोवियत संघ यानी रूस, जो वर्तमान रूस है वहां से लिया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी, और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है, और अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लाई जा चुकी है योजना आयोग के द्वारा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यूएसए यानी संयुक्त राज्य, और स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या सोवियत संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूएसए। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार लिया गया है, जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है, यह अमेरिका से लिया गया है, और इसे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार भारत में 6 दिए गए हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का विचार किस देश से लिया गया है? किस देश का संविधान से? फ्रांसीसी, जर्मन, ब्रिटिश या कनाडाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है कि कानून का शासन होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा लिया गया है कहां से? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए या आयरलैंड? तो मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इसको पावर ज्यादा मिलेगा। ऐसा कहां से लिया गया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसका कनाडा। तो जो संघवाद का जो सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सब चीज कनाडा से लिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होने वाले को विजय, भले ही उसका वोट 3 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सबसे ज्यादा वोट अगर उसको मिला है तो वही जीतेगा। इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन या यूएसए? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये ब्रिटेन से लिया गया है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को जीत देना है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहां से ली गई है? सवाल में दोहराव है, जवाब का इंतजार न करें। आयरलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था, यूएसए से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कोई भी फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आता है तो दोबारा इसका आपका पुनरावलोकन हो सकता है, यह बात। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब यूएसए से लिया गया। आयरलैंड से डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और विधि का शासन, ये सब लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 38, फिर से है सवाल कि विधि का शासन की संकल्पना कहां से ली गई है? तो इस सवाल में भी दोहराव है थोड़ा सा, यह यूके से लिया गया है, लेकिन सवाल इसलिए शामिल है क्योंकि बाकी में था ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ आपका यूके है। तो यूके यूनाइटेड किंगडम बात आपका वही है, लेकिन फिर भी सवाल के माध्यम से बताना हमारा काम है। अगला सवाल, चलिए इसका तो आपका यूके हो गया, विधि का शासन। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, हाँ ये सवाल नया है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सोवियत संघ से लिया गया। हालांकि मूल संविधान में मूल मौलिक कर्तव्य आपका नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सोवियत संघ की संविधान से लेके जोड़ा गया आपका एक नया भाग 4 का और 51 का नया आर्टिकल जोड़ा गया, और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 हैं, और जब संविधान में जोड़ा गया था तो 10 था, और मूल संविधान में तो था ही नहीं, इसलिए 0।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, यानी इमरजेंसी का जो प्रोविजन है कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या कनाडा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। इस सवाल में हड़बड़ा इसलिए रहे क्योंकि ये सवाल दोहरा है, तो दोहरा वाले सवाल पर थोड़ा जल्दी चलेंगे। आपका समय का थोड़ा कद्र तो बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ा क्या सबसे ज़्यादा कद्र होना चाहिए। तो जर्मनी से आपका लिया गया है आपातकालीन सुविधा, आपातकालीन प्रावधान। तो भाग 18 के 352 से 360 तक इमरजेंसी का प्रोविजन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, अब राज्यों के संघ एवं राज्य क्षेत्र से कुछ सवाल आप देख लें। तेलंगाना राज्य निम्न में से किस राज्य से अलग होकर बना है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो तेलंगाना राज्य कहाँ से बना है? तो आपका आंध्र प्रदेश से बना है। कब बना है? 2 जून 2014 को। भारत का 29वां राज्य बना है। हालांकि भारत में अभी कितने हैं? तो 28 राज्य ही है। तो हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है, और तेलंगाना का मतलब होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ है? तो यह गठन 1960, 1961, 1962 की 1959। तो सही जवाब हो जाएगा 1960, और इसका डेट है आपका 1 मई। तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ है भाषा के आधार पर। और उसके बाद जो अलग अलग डेट है उसकी बात करें या फिर अन्य राज्यों का, तो 1963 में नागालैंड, 66 में पंजाब हरियाणा, 71 में हिमाचल प्रदेश और 72 में मेघालय का गठन हुआ है। और उसके बाद आपका फिर 2000 में 3 राज्य बने हैं, ये भी याद रखना है। तो 2000 में 1 नवंबर 2000 को, और उसके बाद 9 नवंबर को, और उसके बाद 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को झारखंड, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य बने हैं। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है, यानी कोई भी राज्य का बाउंड्री लाइन को कौन बदल सकता है? प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री या संसद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आर्टिकल 3 के तहत राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन का पावर किसको है? तो संसद को है, कानून बनाकर। जैसे नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य का क्षेत्र में विस्तार, किसी राज्य के क्षेत्र में कमी, किसी राज्य के सीमा में बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना, ये सभी अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? सवाल में दोहराव है। जवाब होगा तेलंगाना, 2 जून को बना है। अच्छा, बाकी राज्य की बात करें तो जो सिक्किम है वो आपका 1975 में आपका बना है, और उत्तराखंड आपका 2000 में बना है, झारखंड आपका 2000 में बना है, तेलंगाना 2014 में बना है। तो यहाँ तो आपका दिया ही हुआ है सब। वर्तमान भारत में आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? अच्छा, 29 था तो 28 कैसे हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 हिस्सा में बट गया, तो वो चला गया आपका कहाँ? तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसीलिए राज्यों की संख्या 29 से घट के क्या हो गई? तो 28। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? 4, 2, 3 या 1? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो सही जवाब आपका आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे कानून, ऐसे निर्बंधन व शर्तों पर जो ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति। कुल मिला के अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य बन सकते हैं, 3 के तहत नए जो राज्य बनेंगे उसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। पहला राज्यों का संघ, दूसरा नए राज्य, तीसरा मॉडिफिकेशन। 3 तक कम से कम आप याद रखिए, चौथा बाद में देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो 1975, 73, 72 या 50? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1975। तो 1975 में 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य यानी संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 को संविधान के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, यानी ऑप्शन दिया गया था? 1963, 67, 1959 या 58? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1967। अब देखिए इसमें गोवा आपका, जैसे ये आपका महाराष्ट्र है और ये आपका गोवा है, तो गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए ओपिनियन पोल कराया गया था कि मिलाना चाहिए या नहीं। तो इंदिरा गांधी के द्वारा यह ओपिनियन पोल कराया गया, और यह ओपिनियन पोल जो है वह गोवा को महाराष्ट्र राज्य में मिलाने के विरुद्ध साबित हुआ, और फिर गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? अब अनुसूची और अनुच्छेद से है, तो देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची था, और अब आपका कितना है? अब आपका 12 है। तो उसी से आपका ये सवाल होने वाला है। तो
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जिसमें कानूनों का बंटवारा किया गया है, कौन सा अनुसूची में शामिल है? तो 12वीं, 7वीं, 8वीं या 10वीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में शामिल है। बाकी अनुसूची का अगर बात करें तो देखिए थोड़ा, 10वीं अनुसूची दल बदल से है, जिसे 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, जिसमें कानून का बंटवारा किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषा का उल्लेख है, जो कि शुरू में 14 भाषा ही था। 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका का चर्चा है और 11वीं अनुसूची में आपका ग्राम पंचायत का चर्चा है। तो इस प्रकार सभी अनुसूचियां आपको याद रखना तो जरूरी है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो अभी अभी आया था 8वीं अनुसूची, ऊपर आपको बताया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, कैसे कैसे वो भी बताएं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। 92 में 71वां के रूप में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी शॉर्ट देखा जाए तो KMN को जोड़ा गया, याद रखने के लिए। और 2003 में 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो यानी DBMS को जोड़ा गया। डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। और इस प्रकार अब संविधान में कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 50 सवाल यहां कहता है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी जाति, उपजाति, जनजातियों को लिस्ट करने के लिए या बाहर करने का शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? कि ST/SC का जो कैटेगराइजेशन है, अनुच्छेद 43, 341, 200 या 241? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 341। तो इसमें आपका 341 इसका राइट आंसर है। यह राष्ट्रपति को पावर देता है कि जाति, उपजाति और जनजातियों में शामिल करने और बाहर करने का। और अनुच्छेद 43 जो है यह मिनिमम वेज यानी मजदूरी दर का बात करता है। और आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार है। 241 राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ये हाईकोर्ट का प्रावधान 241 के तहत है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, संसद के पास भारतीय संविधान कि अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर, यानी अनुसूची जो 7वां का सूची 2 में कानून शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास नहीं है। यानी देखिए वहां 3 नियम है। पहला, एक मिनट, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है केंद्र सूची, वहां संसद कानून बना सकता है। दूसरा है राज्य सूची, वहां राज्य सरकार बना सकता है। तीसरा समवर्ती सूची, जिसमें दोनों बना सकते हैं लेकिन केंद्र को ज्यादा पावर है। अब कहता है कि अनुसूची 2 में संसद के पास कानून नहीं है, लेकिन इसका आपको अपवाद ढूंढना है। इसका अपवाद, तो इसका अपवाद यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहेंगे तो बना पाएगा संसद राज्य के बारे में कानून? यदि राज्यसभा में इसका आशय प्रस्ताव पारित हो जाता है तब, या राज्य का राज्यपाल इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करते हैं तब, या न्यायपालिका संसद को ऐसा करने के लिए कहती है तब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यदि राज्यसभा को लगता है कि उस राज्य के बारे में संसद को कानून बनाना चाहिए तो संसद कानून बनाएगा, भले ही वह कानून राज्य सूची का क्यों ना हो। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वाक स्वातंत्र के अधिकार? तो इसका सही जवाब आर्टिकल 72 जो है यह आपका राष्ट्रपति के क्षमादान का पावर को बताता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्षमादान क्षमता को यह बात बताता है, राष्ट्रपति को पावर है कि दोषी ठहराया गया व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, परिहार या लघुकरण यानी कम कर सकता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो वन, पुलिस, व्यापार या रक्षा? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपका वन। तो संघ सूची में केंद्र बना सकता है, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में दोनों। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषय शिक्षा, वन, नाप तोल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती बना दिया गया। तो शिक्षा वन आपको याद रखना है, सवाल आपका यहीं से पूछता है। अगला सवाल, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 115, 114, 113, 112? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 112। 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का चर्चा किया जाता है, प्रतिवर्ष इसे पेश किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, या अस्पृश्यता का उन्मूलन, या निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित है।
यहाँ आप देख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है। 21A इसके अनुसार 6 से 14 साल के आयु के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत यह प्रावधान को शामिल किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 56 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार है? तभी अभी आया था आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है। तो बाकी जो आर्टिकल अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम है। 24 कम उम्र के बच्चों से काम करवाना, खास करके 14 साल के बच्चों के उम्र से कम के बच्चों के। तो खैर ये आपका मौलिक अधिकार के सेक्शन में ये सभी ज़्यादा डिटेल मिलेगा, अभी आपका नॉर्मल में ही यह बात शामिल किया गया है। अगला सवाल, अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार, अनुच्छेद 370 का मेन ड्राफ्टर कौन थे? तो जवाब यहाँ आपका रिवील्ड है, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके मुख्य ड्राफ्टर थे, मसौदाकार थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी यानी न्यूनतम मजदूरी कोई भी कामकर्ता के लिए का प्रावधान है? अनुच्छेद 41, 43, 42 या 40? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43 में मिनिमम वेज यानी मिनिमम मजदूरी की चर्चा है। यह संविधान के भाग 4 यानी 36 से 51 के बीच में 43 है, तो यह DPSP में शामिल है। यह भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में तत्परता दिखाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारण करता है? 51, 15, 31 या 14? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जो आर्टिकल 51 है वो काम करता है, और आर्टिकल 15 तो जाति धर्म लिंग वंश रंग के आधार पर भेदभाव से बचाता है। आर्टिकल 14 आपका कानून का अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, और आर्टिकल 31 जो आपका पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब 300A में एक मौलिक अधिकार से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, वो है। तो चलिए चारों आपका हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B कहाँ से संबंधित है? ग्रामीण व्यापार केंद्र, ग्राम पंचायत, वन विकास या सहकारी समिति? 43B का संबंध जो है वह सहकारी समितियों से है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 43B आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? 32,226, 17,143, 44,152, 21,446? तो न्यायिक समीक्षा को स्पष्ट रूप से कहाँ पेश किया गया है? तो यह आर्टिकल 32 और 226। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रीट जारी कर सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 साल होता है यह किस अनुच्छेद में है? 54, 55, 53 या 56? तो सही जवाब इसका आपका हो जाएगा कौन सा? तो आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब इसमें देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 53 क्या है कि संघ की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में होगी। 54 क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और 55 क्या है चुनाव का तरीका क्या होगा। अच्छा, चुनाव होगा फिर चुनाव का तरीका, और उसके बाद जो 56 जो है वो कितना दिन रहेंगे राष्ट्रपति, ये आपको बताना है, यानी कार्यकाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? निजता, वित्त आयोग, शिक्षा या समानता? तो वित्त आयोग जो का गठन जो होता है वो आर्टिकल 280 के तहत होता है, जिसमें भारत की कमाई का जो वितरण है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका वित्त आयोग सही जवाब है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या जरूरतानुसार किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? पुदुचेरी, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या गोवा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड को आर्टिकल 371A के तहत 371A के तहत विशेष प्रावधान दिया गया है। 371B में असम है, सी में मणिपुर है, डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान शामिल किया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं का फेरबदल आदि से संबंधित वर्णन किया गया है? सवाल में यह दोहराव है, तो इसका जवाब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, यह आर्टिकल 3 है। एक बार और देख लें तो देखिए अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कह रहा है? संघ का नाम, यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्य बनाना, और 3 मॉडिफिकेशन करना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा अनुशासित नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में कौन नहीं है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। देखिए 6ठी अनुसूची जो है
उसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ये आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसे याद रखने के लिए हम लोग ATM का स्क्वायर यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ऐसे याद रखते हैं। तो विशेष प्रावधान इसके तहत, छठी अनुसूची के तहत इन चारों को दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 301, 298, 299 या 300A? तो सही जवाब जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 300A। क्या है उसको वो भी देख लेते हैं। तो 1978 में हुए 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो आर्टिकल 31 में था मौलिक अधिकार, संपत्तिक अधिकार, उसे 300A में ले जाया गया संपत्तिक अधिकार को, और मौलिक अधिकार से उसे बना दिया गया एक विधिक अधिकार। बात यही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन क्या क्या है वो देख ले। सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, बैंकिंग, बीमा, निगम कर। तो राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से आता है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो राज्य सूची में पुलिस है, भूमि है, सुधार है, कृषि है, गैस है, स्वच्छ है। संघ सूची में विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, जनगणना, ये सब है। समवर्ती में विद्युत है, वन है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, योजना, सामाजिक नियोजन, गोद लेना, यह सब समवर्ती सूची में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69, सवाल कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110, 109, 115 या 113? तो मनी बिल का चर्चा कहाँ है? तो आर्टिकल 110 में मनी बिल का चर्चा किया गया है। मनी बिल यानी धन विधेयक का चर्चा किया गया है। धन विधेयक को 14 दिन के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देना पड़ता है, यह लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक किसे बोलते हैं? जैसे टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? यह सवाल देखिए कितना बार पूछा गया, आगे भी देखिएगा ये सवाल मत दोहराव मिलेगा। तो समानता का अधिकार देखिए 14 से 18, 23, 24, 25, 28, 19, 22। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो 14 से 18 समानता का अधिकार। 23-24 आपका क्या है? तो 23-24 शोषण के विरुद्ध, 25-28 धार्मिक आजादी, 19-22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 495, 448, 398 या 395? तो सही जवाब आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो यहाँ आपका जवाब ये माना है 448, लेकिन आपका जवाब हमेशा 395 होना चाहिए। आप क्लेम भी कर सकते हैं यह बात कि 395 ही आपका मूल संविधान में कितना आर्टिकल है, तो 395 है, इसीलिए आपका जवाब 395 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संविधान लागू होने के समय मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो अभी हम लोग देखें 395। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? 29, 26, 28 या 27? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 29, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। और अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्य के प्रबंध की आजादी। 27 क्या है? अपने अपने धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर का सिस्टम आप बना सकते हैं, अलग अलग धार्मिक समूह। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में, उपासना में उपस्थित होने के बारे में आज़ादी। यानी अगर आप चाहें तो स्कूल में जैसे अगर कोई पूजा पाठ या कोई भी विशेष धर्म का कोई चीज़ हो रहा हो तो आप उसमें शामिल हो या ना हो, ये आपकी आज़ादी के ऊपर निर्भर करता है, आपका मिजाज के ऊपर निर्भर करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, सवाल कहता है कि भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए सही कदम उठाएगा, यानी ग्राम पंचायत बनाएगा। तो 40, 41, 43 या 42? तो यह बात किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में यह बात है कि ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार करेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है कि कोई भी उपाधि कोई नहीं ले पाएगा? 25, 23, 22 या 18? तो उपाधियों के अंत के बारे में आर्टिकल 18 दिया गया है। और बाकी आर्टिकल 25 तो अंतःकरण के मतलब अपने मन की आवाज़ पर कोई भी धर्म का आप कबूल करें। आर्टिकल 23 और 22 तो आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित बात है? 51A, 21, 270 या 243? तो ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय यानी लोकल गवर्नमेंट का बात जो है वो कहाँ है? तो वो 243 में है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी को हम लोग थोड़ा देख लें तो आर्टिकल 51A जो है मौलिक कर्तव्य से शामिल है। आर्टिकल 21 जो है जीवन का अधिकार है।
और आर्टिकल जो 270 है वो क्या है, उद्गृहित कर और उनका राज्यों और संघों के बीच वितरण यानी टैक्सेशन का सिस्टम है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77, किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है? तो सही जवाब इसमें तो दोहरा है, आर्टिकल 112। सवाल में दोहरा है, 112 आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो 263, 261, 264 या 262? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 260, 160, 360, 460? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 360। तो 3 आपातकाल है, एक आपका 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल और 360 में आपका है वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक कभी लगा ही नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपातकाल, संशोधन, राष्ट्रपति का चुनाव, हमारे देश की संघीय विशेषता? तो सही जवाब हो जाएगा क्या, तो संशोधन। तो भाग 20 में आर्टिकल 368 में क्या है, तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। यह कहां से लिया गया है? अफ्रीका से। अब बात यह है कि संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो 3 तरीकों से। एक आपका संसद का विशेष बहुमत से, एक आपका होता है साधारण बहुमत से, और एक आपका होता है संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य का जो विधानसभा है उसका भी संतुति होगा तब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81, सवाल यहां कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 उसकी संविधान प्रक्रियाओं और संशोधन करने के लिए संसद को शक्ति देता है? यानी संविधान संशोधन भाग 20 के किस आर्टिकल में है? दोहराव है, इसीलिए इसमें 368 टिक मार के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 368 जो कि दक्षिण अफ्रीका से शामिल किया गया प्रावधान है, इसमें संविधान का संशोधन होता है। अब देखिए, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 25, 22, 24 या 23? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, भाग आपके 25 है गिनती में, लेकिन जैसे गिनती में कैसा है बताते हैं। जैसे आपका 4 है एक, तो अगला 4A है, तो अगर इसको आप 4 ही गिनिएगा तो अभी भी 22 पकड़ेगा, लेकिन 4A और 4 को अलग अलग गिनिएगा तो आपका 25 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83, सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधान परिषदों का गठन के लिए है? जैसे देखिए, आपका केंद्र सरकार में लोकसभा राज्यसभा 2 होता है, उसी तरह राज्य सरकार में विधानसभा और विधान परिषद 2 होता है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं। तो जहां भी होता है वहां विधान परिषद का गठन का प्रावधान कहाँ है? 151, 169, 216 या 195? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 169 में है। 169 में विधान परिषद का गठन का चर्चा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, अच्छा, विधान परिषद का गठन वहीं हो सकता है जहां के विधानसभा सीट को 3 से भाग देंगे, यानी उसका 1/3 40 से ज्यादा होगा, तभी हम लोग विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। जैसे झारखंड का आपका सीट है 81, तो 81 का 3 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, तो 27। तो 27 तो आपका 40 से आपका कम है, इस प्रकार यहाँ विधान परिषद नहीं बन सकता। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, ऊपर सवाल आ चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85, सवाल यहां कहता है कि भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो बताना है कि किसको विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश को विशिष्ट दर्जा आर्टिकल 371 के तहत कभी नहीं दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86, सवाल कहता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन? दूसरा अनुसूची का बात किया है, शपथ और प्रतिज्ञान, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। तो देखिए, संविधान में जो 1 से 12 तक अनुसूची है, तो पहला अनुसूची तो आपका संघ और राज्य क्षेत्र है, और दूसरा अनुसूची में आपका वेतन का चर्चा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पहला में आपका क्या है, पहला अनुसूची ये हुआ, दूसरा अनुसूची ये हुआ, और शपथ आपका तीसरा अनुसूची, और ऑप्शन नंबर ए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ये आपका चौथा अनुसूची। तो जरूर आप याद रखें इन अनुसूचियों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? जब संसद के सत्र न चल रहे हों तो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति जो आदेश लाता है उसे अध्यादेश कहते हैं।
जैसे लोकसभा राज्यसभा बैठ के नहीं रहा है, कानून बनाना जरूरी है, तो क्या करिएगा, तो राष्ट्रपति लाएगा अध्यादेश। यह अध्यादेश आर्टिकल 52, 63, 352, 123 में से कहाँ है, तो यह आर्टिकल 123 में अध्यादेश है। और राज्य का राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश ला सकता है। देखिए यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 2, 1, 3, आपको याद रखने में आराम पड़ सकता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 88। सवाल यहाँ कहता है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कौन करता है, तो सही जवाब 21, 14, 23 या 19 में क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन प्रदान करता है, तो आर्टिकल 23। तो संविधान का जो आर्टिकल 23 है यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में सब बराबर, अनुच्छेद 19 जो है वो बोलने का अधिकार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 किस वर्ष जोड़ा गया, 49, 54, 56 या 50। तो सही जवाब हो जाएगा 1954 में 35A जोड़ा गया है। अब देखिए 35A जो जम्मू कश्मीर का 370 का एक विस्तार है, इसमें क्या है, यह राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद 35A और 370 ये दोनों ऑटोमेटिक समाप्त हो गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90। सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी दी गई, यानी नौकरी में सबको बराबर मौके दिए जाएंगे, इसका गारंटी कहाँ है, 16, 18, 15 या 17। तो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 16। हालांकि आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण की व्याख्या है। अब आप कहिएगा कि आरक्षण तो अवसर में बराबरी नहीं लाता है, तो आप थोड़ा डीप में जब समझिएगा तो पता चलेगा कि आरक्षण नौकरी में बराबरी का मौका जरूर लाता है, इसीलिए 16(4) में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी के संबंध में गारंटी देता है अधिकार का, 14, 21, 19 या 22। तो सही जवाब है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बोलने का गारंटी देता है, बोलने का अधिकार है। 92वां सवाल, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है, यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिलकर डिस्कस करेंगे, यह कहाँ है, 108, 129, 164, 118। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो 108 है। 108 में लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर चर्चा कर सकते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 93। सवाल कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और अधिक्षेत्र का सूची का वर्णन है। तो यह आपका पहला अनुसूची में है, बताया गया, तभी इसलिए डिस्कस ना करें तो बेहतर है। और इसमें आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है। अगला सवाल, अच्छा इसमें देखिए 8वां में क्या है, 22 भाषा, 12वां में शहरी क्षेत्र, पहला में ये लिस्टिंग और 5वां में ST SC क्षेत्र का प्रशासन का व्याख्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94। सवाल कहता है कि कौन सा राज्य छठी अनुसूची का पालन नहीं करता। तो छठी अनुसूची में कौन कौन है, AT, तभी आपको बताया गया, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो देखिए यहाँ आपका नागालैंड इसमें आपका नहीं है, इसीलिए वही आपका सही जवाब है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 95। सवाल कहता है कि भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, यानी लोकसभा में सीटों की संख्या एक फिक्स है, जिसके तहत कितने लोग निर्वाचित होंगे, कितने एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे, ये आपको बताना है। तो कितने लोग निर्वाचित होंगे, तो देखिए ऑप्शन 550 2, 543 2, 541 3, 547 3। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 550 चुने जाएंगे मैक्सिमम और 2 एंग्लो इंडियन। हालांकि 2019 के 126वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित करके ये 2 एंग्लो इंडियन वाले को हटा दिया गया है। इस प्रकार अब कितने हैं, तो अब केवल 550 हैं। अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96। सवाल कहता है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर यानी जो अध्यक्ष है उसके पास अंतिम वोट होगा, 101, 99 या 97 या 100। तो ये पावर आर्टिकल डी मतलब ऑप्शन डी आर्टिकल 100 के तहत दिया गया है। यानी स्पीकर जो है वो कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है। तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसे बजट कहा जाता है, जिसे हर साल पेश किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98। भारत के राज्य और संघ शासित
प्रदेशों को संविधान का कौन सा अनुसूची में उल्लेख है? तो पहला अनुसूची में, सवाल में दोहराव है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल है? तो देखिए 3 प्रकार का आपातकाल, एक आपका स्टेट इमरजेंसी, एक आपका नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी आपका या फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका ये होगा 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात है। तो 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन जो कि आपका जर्मनी के संविधान से शामिल किया गया है। अगला सवाल 100वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो 57, 51, 53 या 55? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 53। तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी, यानी राष्ट्रपति के नाम से ही संघ अपना सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार जो हम लोग सवाल जो किए वो सवाल कितना किए? तो सवालों की संख्या हमारा 100। थोड़ा हड़बड़ी में प्रयास किया गया है ताकि आपको सही चीज़ और कम टाइम में आपके लिए मिले। तो कम टाइम में मिलेगा तभी आपके लिए फ़ायदा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा सा रीच बढ़े, और वीडियो को लाइक कीजिए। और शेयर तो आपको एकदम हर हाल में करना है, और नए हैं तो जुड़ जाएं, और अगर पुराने हैं तो बाकी और भी कुछ लोगों को जोड़ें। फिर हम लोग अगला दिन ऐसे ही करके हम लोग सारे सवाल आपको डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। कभी पॉलिटिकल, कभी हिस्ट्री, हर एक प्रकार का सवाल आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।